नमस्कार साथियों, मैं लाल सिंह ठाकुर। आवाज़ लोकतंत्र की न्यूज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, उसी तरीके से जितनी पार्टियां हैं सब में प्रचार प्रसार और एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है और महाराष्ट्र की जनता का भी ध्यान उस तरफ खींचने के लिए सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से नए नए हथकंडे फेंक रहे हैं। अभी देखने में आ रहा है कि काफ़ी ज़ोर शोर से चर्चा चल रही है कि कुछ एक नया ही गेम होने वाला है। अब वो क्या गेम होने वाला है, सबका ध्यान उस तरफ लगा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो सदियों से सालों साल से अलायंस रहा और वो अलायंस टूट गया था और टूटने के समय उसके बाद में सत्ता स्थापित करने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा करके शिवसेना को तोड़ा, उनके कुछ विधायकों को तोड़ा और राष्ट्रवादी पार्टी को भी तोड़ने का उन्होंने प्रयास किया, उनके भी कुछ विधायकों को तोड़ा और सत्ता में काबिज हुए। काबिज होने के बाद में एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बन गए। अजीत दादा पवार जो हैं उप मुख्यमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी में चर्चित नाम देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री थे, उन्हें भी मुख्यमंत्री रहे, उन्हें भी उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया, जो कि एक प्रकार से डिमोशन हुआ। और वो डिमोशन करने के पीछे भी यही कारण था कि कैसे भी सत्ता पे काबिज होना है और जिन लोगों को तोड़ के लाया हुआ उन्हें जोड़ के रखना है। और देखने में भी आया कि जिन्हें तोड़ के लाया गया था, जो आश्वासन और जो भरोसा उन्हें दिलाया गया था कि इन लोगों को ये मंत्री पद मिलेगा, लेकिन अधिकांश लोग उसमें नाराज़ रहे और आज भी नाराज़ हैं। और ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के समझ में भी आया कि इन्हें तो हमने लाया, सरकार भी बना ली, लेकिन ये जो लोगों को हम मंत्री पद नहीं दे पाए वो हमसे नाराज़ है। और जहाँ जहाँ से जिनके माध्यम से उन लोगों ने पार्टी में प्रवेश किया, चाहे फिर वो शिंदे के तरफ से जो लोग आए हो या अजीत दादा की तरफ से जो लोग आए हुए पार्टी में, वो जो नाखुश है उन्हें हम लोग खुश नहीं कर पाए। और फिर से चुनाव हमें लड़ना है और महाराष्ट्र में सरकार बनाना है। काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं क्योंकि लोकसभा का जो परिणाम आया, उस लोकसभा परिणाम के अंतर्गत इंडिया गठबंधन जो है महाविकास आघाड़ी की बढ़त को देखते हुए और जनता में जो नाराज़गी है उसका आकलन करते हुए भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा चिंतित रही और है। उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अभी वर्तमान में फटाफट नई नई योजनाएं, नए नए तरीके से मतदाताओं को रुझाने का प्रयास उनका शुरू हुए और वो करते भी। उसके जगह कोई भी पार्टी रहती तो वो करते भी, क्योंकि सत्ता में जब बैठे हुए हैं तो जो तिजोरी में धन है उस धन को तो खर्च करना ही है। और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस महाविकास आघाड़ी जो है वो लोग भी काफ़ी एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। थोड़ा सा उनमें आपसी टिकट बंटवारे को लेकर के मतभेद है और कुछ चर्चा ये भी होती है कि मुख्यमंत्री पद के लिए टिकट बंटवारे का जो मामला है
वो तो जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके मामला सुलझ जाएगा। लेकिन सवाल वहाँ आकर के अटक रहा है, ये देखने में आता है कि मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा। कांग्रेस चाहती है कि मुख्यमंत्री हमारा रहना चाहिए, हम बड़ी पार्टी हैं। शिवसेना चाहती है कि मुख्यमंत्री ये हमारे तरफ से बनना चाहिए। राष्ट्रवादी पार्टी के शरद पवार जी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हमारे पक्ष का बनना चाहिए। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में भी यही जोड़ तोड़ चल रहा है। फडणवीस जी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री मैं बनना चाहिए। अजीत पवार जी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री मुझे बनाना चाहिए। एकनाथ शिंदे जी भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री मैं बनना चाहिए। मुख्यमंत्री तो एक ही बनेगा। इधर भी 3 लोग और इधर भी 3 लोग, और मुख्यमंत्री तो बनना एक ही। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक के किसी का चेहरा सामने नहीं आया है कि उनके इसमें किसको प्रबल दावेदार बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री की रेस में कौन है। उसी तरीके से महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी किसी के नाम को अभी सामने नहीं किया है, लेकिन दोनों में मतभेद इसी चीज़ को लेकर के चल रहा है। और देखने में ये भी आ रहा है और चर्चाएं भी उसकी है, और काफ़ी गर्म है चर्चाएं, कि एकनाथ शिंदे जी जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद में एकाएक जब अजीत दादा पवार जी को राष्ट्रवादी पार्टी से यहाँ लाया गया था, और लाया गया, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तब से एकनाथ शिंदे जी और अजीत दादा जी इनमें अंदरूनी मतभेद की झलकियाँ नज़र आती रही। और वर्तमान में वो झलकियाँ कई बार अखबारों में, न्यूज़ में देखने को भी मिली, और आज भी वर्तमान में वो नज़र आ रहा है। और ये भी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से समझ रही है, तो उन्होंने भी चाणक्य नीति अपनाई। संजय राउत जी के बयान के ऊपर में सभी लोगों का नज़र रहता है, और जब देखो तब ये चर्चे में भी रहा है कि हर एक दिन या रोज़ाना कुछ ना कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय राउत जी की रहती है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अधिकांश रहा करती। उसके पीछे कारण भी रहा, लेकिन जितनी दूरियां ये 2-4 साल 5 साल में इन लोगों के बीच में बढ़ी, और उस दूरियों को एकाएक करीबी में बदलने के लिए प्रयास किया जा रहा है, उस प्रयास के पीछे कुछ लोगों का मानना ये है, क्या फिर से महायुति भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की होने वाली है? क्योंकि संजय राउत जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनसे भी अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले जो भी चर्चा हुई हो, अब चर्चा जो भी होती, कुछ चर्चाएं ओपन कर दी जाती है, कुछ चर्चाएं गुप्त रखी जाती है। ओपन तब हो जाती हैं जब मन मनोबल हो जाता है। अभी मन मनोबल नहीं हुआ, इसलिए अभी वो गुप्त है। उसी तरीके से उद्धव ठाकरे जी और देवेंद्र फडणवीस जी, इनके बारे में भी सुनने में आया और आ रहा है और चर्चा है। इन दोनों की भी एक गुप्त मीटिंग हुई, और ये भी चर्चा जैसे जैसे बाहर निकल रही है, उसकी खलबली एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी के मन में, और उसी तरीके से महाविकास आघाड़ी में, कांग्रेस में और राष्ट्रवादी में चल रही है कि कुछ नया कोई भूचाल तो नहीं खड़ा होने वाला है। लेकिन
दोनों दल में, इंडिया अलायंस में और इंडिया अलायंस में, यहाँ 3 चाणक्य बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी इंडिया अलायंस में, एनडीए अलायंस में 3 चाणक्य, और इंडिया अलायंस जो है उसमें एक ही चाणक्य है, और वो एक चाणक्य भारतीय जनता पार्टी के तीनों चाणक्य को उड़ के पुरता है, और वो एक चाणक्य है शरद चंद्र जी पवार, जो राष्ट्रवादी के मुखिया है, सर्वे सर्वा नेता है। और इधर एनडीए अलायंस में जो चाणक्य है 3, एक तो हो गए अमित शाह जी, दूसरे हैं मोदी जी, और तीसरे हैं देवेंद्र फडणवीस जी, और इन तीनों को उड़ के पुर रहे हैं शरद चंद्र पवार जी। अगर इसमें हल्का सा भी अगर नाकामयाब अगर होते हैं पवार साहब, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि महाराष्ट्र में बड़े भूचाल आने से कोई रोक नहीं सकता। अब ये सारा मामला पवार के ऊपर डिपेंड है। अब पवार साहब कैसे हथकंडे अपनाते हैं कि अपनी ताकत वो अपने पार्टी से जुड़े हुए तमाम छोटे मोटे घटक दल इन सबको जोड़ के रखते हैं। उसी तरीके से एनडीए अलायंस के जो लोग हैं वो भी नहीं चाहते कि जो नाम की अभी चर्चा हो रही है उद्धव साहब की, कि जो इनकी युति पहले थी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की, वो पुनः मिल जाए। अगर वो दोनों एक हो जाते हैं तो ये दोनों को बाहर होना है, और बाहर होने के बाद में जो दरार इनमें खड़ी हो गई है शरद पवार जी में और अजित पवार जी में, वो दरार की भरपाई अभी तुरंत में तो असंभव है, वो खटास रहेगी। और सबसे बड़ी तकलीफ़ होगी एक नाथ शिंदे जी को, वो कहाँ जाएंगे। अगर उद्धव जी भारतीय जनता पार्टी के साथ में अगर तालमेल बैठा लेते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी एक नाथ शिंदे जी को। ये जो उन्होंने अभी लाडली बहन योजना चालू किया, कई करोड़ रुपए महीने का खर्च हो रहा है, ये कोई उनके जेब से नहीं जा रहा है, ये सारा पैसा सरकार की तिजोरी में से बांटा जा रहा है। और सरकार की तिजोरी में से इतनी रकम बांटने के बाद में भी अगर ये सत्ता काबिज नहीं कर पाते हैं तो बड़ी तकलीफदायक स्थिति रहेगी। ये तकलीफदायक स्थिति, ये भयावह स्थिति न रहे, न बने, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भरसक प्रयास किया जा रहा है। दोनों तरफ से अपने अपने चाणक्य जो है वो नीतियाँ खेल रहे हैं, लेकिन इसमें असमंजस में बैठी हुई है जनता, जो मतदाता है। वो असमंजस में इसलिए है कि ऐसा अगर कुछ होता है तो हमने क्या करना, क्योंकि जिस समय शिवसेना को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सारे हथकंडे अपनाए और एक नाथ शिंदे जी को तोड़ करके 39 आमदार अपने पक्ष में अपने यहाँ लेकर के आए, उस समय उद्धव साहब के प्रति जनता का जो झुकाव था वो बहुत ही मार्मिक तरीके से था, और उस झुकाव को, उस मार्मिकता को देखते हुए लोकसभा में उन्हें अच्छा खासा फायदा भी हुआ। लेकिन उसको नज़रअंदाज अगर उद्धव साहब करते हैं और फिर से जा करके अगर भाजपा के साथ में तालमेल बैठा करके अगर दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो उसमें कुछ नुकसान भी हो सकता है। यह आकलन, ये चर्चा शहरों में, महाराष्ट्र में
चल रही। अब देखना यह है कि दोनों तरफ से अपने अपने लोगों को किस तरीके से ये लोग अपने साथ जोड़ के रखते हैं ताकि इधर से उधर कोई ना हो पाए। फिर भी कयास तो लगाए जा रहे हैं कि कोई नया गेम या कोई बड़ा नया खेला होने वाला है। अब वो क्या होने वाला है, सबका ध्यान उस तरफ लगा हुआ है। तो साथियों, ये आज का मेरा यही इतना है, और जल्द ही हम कुछ इसके ऊपर में विस्तार पूर्वक और खबर आप लोगों के सामने रखेंगे। वर्तमान में भी जो चल रहा है उसको हमने आपके सामने रखा। आप लोग भी इसके ऊपर में चिंतन करिए और मनन करिए। क्या ऐसा कुछ अगर भूचाल अगर होता भी है तो हमको स्थिर सरकार रखने के लिए और बनी रहने के लिए किसका साथ देना चाहिए? इंडिया अलायंस का, एनडीए अलायंस? दोनों की कार्यप्रणाली आप लोगों के सामने है। आप लोग भी इसके ऊपर में चिंतन मंथन करिए। ऊपर जो सत्ता काबिज कर पे बैठने के लिए प्रयास कर रहे हैं वो लोग भी इसी चीज़ में भिड़े हुए हैं कि सत्ता पे हम कैसे बने रहेंगे और महाराष्ट्र में सरकार कैसे बनाएं। वो लोग भी उसके ऊपर चिंतन मंथन कर रहे हैं, जोड़ तोड़ का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, मतदाताओं और मेरे न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों, आप लोगों से भी मेरी विनती है कि इस पर आप लोग भी ध्यान दें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और जल्द ही हम आगे आने वाले हैं आपके साथ में नया कुछ लेकर के। धन्यवाद साथियों।